अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक की एक मारूफ सियासी कांग्रेस के सीनियर कायद जनाब सैयद यासीन साहब के साथ हम मौजूद हैं। सैयद यासीन साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सैयद यासीन साहब कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन रहे और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी आप साबिक चेयरमैन रहे। आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन भी रहे। आप 2 मरतबा रायचूर से इलेक्शन जीतकर वहां तमाम ऑल कम्युनिटीज़ के जितने भी प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम को हल करते हुए बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। जनाब सैयद यासीन साहब, आप बड़े तजुर्बेकार, बासलाहियत और बाहिम्मत कायद हैं। इस वक्त रियासत कर्नाटक में एक वबा फैली है। लोग कह रहे हैं कि हमारे लीडरों ने क्या किया है। BZ ज़मीर अहमद जब से वज़ीर बने हैं, हाउसिंग बोर्ड उनके पास है, माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास है, वक्फ उनके पास है। इतनी वजारत रखने के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को बेहतरीन नुमाइंदगी दी है। क्या है, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन एक मारूफ शहर के एक मारूफ नौजवान जो BK अल्ताफ़ खान है उनको चेयरमैन बनाया। माइनॉरिटी कमीशन को एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर को उन्होंने चेयरमैन बनाया। हज कमेटी टीपू को चेयरमैन बनाया है। और बजट जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर का है 3200 करोड़ सब करने के बावजूद ये गिले शिकवे क्यों हो रहे हैं? वजह क्या बताइए यासीन साहब। नहीं, गिले शिकवे जो होते हैं, तनकीद होती है। पीपल हैव गॉट, लीडर्स हैव गॉट देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, ये इसकी वजह से होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी MLAs, जितने भी हमारे MLAs हैं, लीडर्स हैं, जो एक्स MLAs हैं, अभी जो मौजूदा MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, MP साहब हैं और एक्स MPs हैं, तो मैं समझता हूँ दे हैव बीन ऑल कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द कम्युनिटी एज वेल एज टू द कंट्री एज वेल एज टू द ऑल कम्युनिटीज। ऐसा नहीं कि अब यासीन साहब माइनॉरिटी लीडर है, सिर्फ माइनॉरिटी का काम करें, नहीं, माइनॉरिटी का भी काम करें, SC ST का भी काम करें हम लोग, और तमाम बैकवर्ड कम्युनिटी का, मेजर कम्युनिटीज़ का, सारे लोगों के लिए, हम क्रिश्चियंस कम्युनिटी का, सब लोगों के लिए काम किए। क्योंकि देश का काम करते हैं और स्टेट का काम करते हैं अब सब लोग। और हर चीफ मिनिस्टर हर पीरियड में, चाहे वो जनता दल के हो, चाहे BJP के हो, चाहे हमारे हो, बराबर हम उनसे काम किया। मैं जनता दल में भी काम किया, मैं कांग्रेस में भी काम किया, मैं BJP की गवर्नमेंट में भी काम किया, क्योंकि वी हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। मैं जितना कांग्रेस गवर्नमेंट में SM कृष्णा साहब के दौर में काम किया था, क्या मैं तकरीबन उससे ज़्यादा मैं BJP की गवर्नमेंट में भी काम किया, क्योंकि वी हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। हम जो डिमांड करते हैं वो रजिस्टर्ड होता है, और आपके डिमांड जब जेन्युइन होते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारी एहसास से कमतरी है। ये जो एक दूसरे को तनकीद करते हैं, अरे भाई मैं जनता दल, मैं BJP गवर्नमेंट में हूँ, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है। आपके पास कैपेसिटी नहीं है। व्हेन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल गट्स, यू हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड विनिंग एंड मेजॉरिटी, एंड यू शुड स्पीक इन असेंबली एंड यू शुड गेट इट डन। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तनकीद के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, और आपने बताया ज़मीर साहब बहुत अच्छा बजट लाए हैं, तमाम ये है, तो मैं समझता हूँ इस तरह से तनकीद करना नाजायज़ है। ज़मीर साहब बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। देखिए, वी हैव नो पॉलिटिकल एनी डिफरेंसेस और एनीथिंग एल्स। हम क्या देखते हैं कि भाई वो मिनिस्टर बने और उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। मैं नहीं बनाया, नहीं आप नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, वो अपनी ताकत से बने,
अपने काबिलियत से, आप उनके कंट्रीब्यूशन से बने, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल के स्ट्रेंथ से बने। तो जब बने हैं तो वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। रहीम साहब भी काम कर रहे हैं, यानी तमाम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहबान भी, आरिफ साहब हैं, रिजवान साहब हैं, जितने भी हमारे एमएलएस हैं वो लोग भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। ये थोड़ा लोगों की एहसास कमतरी है कि ये खामखा ये तनकीद करने की, अब यहाँ तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़मीर साहब के बारे में बात तनकीद करने वालों को आपकी अपील कर नहीं, देखिए तनकीद करने वालों को क्या है, ये सब आज हालात कंट्री के किस तरह से गुजर रहे हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है। एंड जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबको इक्वल प्रोटेक्ट करता है। और मैं समझता हूँ ये जो तनकीदें करते हैं, ये करते हैं, ये एहसास कमतरी है। ये एहसास कमतरी को निकालना होगा। आप अपने राय मशवरे दीजिए। अभी अब औक़ाफ़ का मसला है, अब इतने सारी चीज़ें बने हैं, बहुत सारे अच्छे नॉमिनेशन दिए हुए हैं कमीशन में, इसमें वी हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर ज़मीर साहब जो किए हैं वो सोच समझ के किए होंगे, सिर्फ सोच समझ के किए होंगे। मैं तो जो ज़मीर साहब जितना जो फंड लाए हैं, मैं तो कभी कोई पीरियड में मैंने नहीं, मैं कई पीरियड में रहा, कई चीफ मिनिस्टरों के साथ रहा, कई वो मुख्तलिफ चेयरमैनशिप में भी रहा, 2 मरतबा एमएलए भी रहा, और मैं तमाम चीज़ें देखता हूँ। लेकिन इतना फंड माइनॉरिटीज़ के लिए ये पहली मरतबा आया। और उन्होंने एक फोकस अच्छा किया ज़मीर साहब ने, जो सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड उसको मखसूस रखा है। तो मैं समझता हूँ हमारे को तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। इंशाअल्लाह औक़ाफ़ के ज़रिए ये बहुत सारे स्कीमात आगे बढ़ेंगे और माइनॉरिटीज़ के लोन्स फैसिलिटीज़ भी होंगे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी मैं चेयरमैन था, हम लोगों ने भी बहुत फंड्स दिया करते थे, लेकिन आज फंड ज़्यादा है और अब ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह से आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद ज़मीर साहब, और औक़ाफ़ में भी माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत फुर्ती से काम कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है तमाम लीडरान से, हमारे एमपी साहब हैं, तो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नासिर बशीर अहमद, और यहाँ पर तमाम हमारे एमएलएज अच्छा काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, एमएलसीज अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम हम माइनॉरिटी के लीडरान सब मिलकर ये औक़ाफ़ी काम को अंजाम दें, और चेयरमैन के लिए किसी किस्म का ग्रुपिज़म ना बनाए। कोई भी बन रहा है, किसी की भी किस्मत में है, बनने दीजिए, जो भी बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हाथ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ज़मीर साहब को भी मेरी ये हिदायत है, क्योंकि आई विल टेक द लिबर्टी टू एडवाइज़ हिम, क्योंकि मैं सीनियर हूँ और वो मेरे साथ अच्छे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। असेंबली में भी हम जब वो अपोजिशन में थे तो मैं असेंबली में था, एस एम कृष्णा साहब की गवर्नमेंट में, येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट में भी मैं जब था तो वो भी थे। तो हम सब मिल के काम किए, तो अभी देखिए इतना बड़ा हज हाउस का फंड्स हमारे रोशन बेग के नेतृत्व में हम सब मिल के, बीजेपी गवर्नमेंट से हम उतना बड़ा फंड लाए, आज इतना बड़ा हज हाउस बना। अब देखिए, तो फिर बाद में इट इज़ फॉलोड बाई आवर गवर्नमेंट, समझ गए। ऐसा नहीं कि ये हमारी एहसास कमतरी है कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं करती, जनता दल नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, कांग्रेस करती, नहीं, कांग्रेस भी करती है, जनता दल भी की है, और बीजेपी भी उनसे भी हमने बहुत काम लिया। मंडे के दिन वक्फ बोर्ड में वक्फ का इलेक्शन होने जा रहा है। जी हाँ, मेंबरों का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ मेंबरों पर एतराज़ात कुछ लोग कर रहे हैं।
और बोर्ड किस तरह बनना चाहिए और किस तरह से अमन व अमान के साथ, भाईचारगी के साथ बोर्ड को कंस्टिट्यूट करना है, इस ताल्लुक से आपके क्या राय है? मैं तो समझता हूँ, मैं तकरीबन औक़ाफ़ के जितने भी नए मेंबर्स बने तमाम लोगों से मैं फ़ोन पे बातचीत मेरी होती रही है और दूसरे लीडरान से भी मैंने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलके ये कल परसों मीटिंग होगी, इसमें तमाम मिलकर एक कंसेंसस पर पहुँच सकते, एक नतीजे पे पहुँचकर मैं समझता हूँ एनोनिमसली किसी को भी आप कर सकते हैं। और कोई भी बनो तो मेरी ये हिदायत है कि उस चेयरमैन को, ये इसका चेयरमैन है, ये उसका चेयरमैन है, वो औक़ाफ़ का चेयरमैन रहेगा, चाहे मैं बनाऊँ, चाहे आप बनाओ, या वो लॉबी बनाओ, या ये लॉबी बनाओ, जो भी बन रहा है तो बन तो गया। अब बनने के बाद उसके हाथ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और जो चेयरमैन साहब बने हैं वो किसी के भी तवस्सुस से बने होंगे, लेकिन वो ही शुड रिमेंबर, ही शुड कीप इन हिज माइंड के तमाम MLA, XMLA, लीडरान, उलमाए दीन, जो हमारे जो जितने बुजुर्ग लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहो, चाहे नॉन कांग्रेस में रहो, आप समझे, ये क्योंकि दिस इज नॉट ए औक़ाफ़ इज़ नॉट ए कांग्रेस, औक़ाफ़ इज़ नॉट ए जनता दल, इज़ ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो पार्टिसिपेशन उसके अंदर होता है, और हमारे तो MLA भी होते हैं, MP भी होता है, वो इस वजह से होता है कि भाई उसकी हिफाजत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है, या हुकूमत से कुछ लाकर उनको देना है, या हिफाजत करना है, या फंडिंग करना है, ये उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई ये पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफिस है, नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट, इसको हम नॉन पॉलिटिकल रखें। अब मगर हम जितने भी सियासतदान हैं उसका बड़ा ख्याल रखें, और उसकी हिफाजत करने के लिए हमारा पैट्रोनेज बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ सब मिल के हिफाजत कर सकते हैं और करना चाहिए। चेयरमैन अनवर बादशाह बने तो अच्छा, खालिद अहमद बने तो अच्छा, या कोई एक आलिम दीन बने तो अच्छा? नहीं, अब उसके बारे में मैं वैसे नाजुक मौके पर मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि भाई ये बने या वो बने। चाहे अनवर बने अच्छी बात है, या आलिम साहब बने अच्छी बात है, कोई MP साहब बने अच्छी बात है, या कोई भी हो, कोई भी बनने दे, या कोई वकील भी बनना है, सब बन चुके हैं ना, हम देख चुके हैं, सबकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं, सब लोग अच्छा काम किए हैं, ऐसा हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक ही मेरी हिदायत है, अभी आपको कहा कि तमाम लीडरान को, MLAs को, XMLA को, अब जैसा मैं रायचूर, मेरे बाद XMLA, मेरे बाद कोई कांग्रेस का MLA ही नहीं बने, डिबेटेड कैंडिडेट आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट मेरे बाद मैं असेंबली में बैठने के बाद XMLA हुआ, राइट। अब ऐसे ही XMLA मेरे बाद कोई रायचूर में कांग्रेस का MLA नहीं बना, अब नहीं बना। जब तक वो कांग्रेस का MLA चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी अगर बने तो मैं उसको जिम्मेदारी सौंप कर, मैं उसको गाइड करके मैं उसको आगे रखूँगा, मैं पीछे हटूँगा जब तक मैं पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जहाँ भी हमारे XMLAs हैं माइनॉरिटीज़ के, चाहे कोई पार्टी में भी हो, रोशन बेग साहब की भी राय लेना चाहिए, अजीम साहब की भी लेना चाहिए, हमारे इब्राहिम साहब की भी लेना चाहिए, हमारी भी लेना चाहिए, तमाम है। और MLAs हैं माशाल्लाह, MLAs बहुत काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे उनके रिलेशंस हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मेरा यही है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके काम। मुसलमानों का एक गिला है, शिकवा है, एलिगेशन है, KG हल्दी और DJ हल्दी का मसला हल नहीं करे, 4% रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करे,
हमारी सरकार 10,000 करोड़ बजट देना चाहती थी, वो नहीं मिला। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी लीडरशिप कमज़ोर है करके बोल रहे। तो इस ताल्लुक से क्या बोल? ऐसा नहीं है। देखो, मौलवी साहब के पीरियड में मैं भी था, चेयरमैन था, 4% मेरे सामने और आसानी से हो। और भी आगे हमारे जितने भी डिमांड्स हैं इंशाल्लाह, अब जमील साहब हैं, रहीम साहब हैं, हैरिस हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, नसीर साहब हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, MLCs हैं। तो हम उन तमाम उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बल्लारी से, नासिर साहब हैं, नसीर अहमद हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर, और उनको चाहिए कि दे शुड नॉट इग्नोर XML। इट इज़ अवर अनफॉर्चुनेट वी लॉस्ट, आप सबको अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। वैसे तो मैं जब MLA बनकर गया फर्स्ट टाइम, जब मैं देखा येदियुरप्पा साहब नहीं थे, सिद्धरामैया साहब नहीं थे, बाद में पूछा कि मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहा, क्यों हार गए? मैं बताता हूँ, असम कृष्णा साहब भी चीफ मिनिस्टर हार गए थे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाद में उनकी लीडरशिप ख़राब हो जाएगी। उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो डेप्थ है, उनका जो कंटिन्यूटी है काम करने की, और उनकी जो कैपेसिटी है, वो जो अंदर से लड़ने वाला की जो ताकत होती है, बाहर से भी वही ताकत से लड़ता है। आप समझे? अब वो हारे हुए कैंडिडेट्स आके कुछ चीफ मिनिस्टर भी बने, आप समझे? आप हारने वाले कैंडिडेट्स को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। तमाम मीटिंग में XMLAs को बुलाना चाहिए, बिकॉज वो भी तो आपके साथ असेंबली में बैठा है, उसको भी नॉलेज है, उसके भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो हारा होगा 4-5 हज़ार से, 3 हज़ार से, आप समझे? कभी इसको टिकट भी नहीं मिली होगी। अच्छा, कल के इलेक्शन में मेंबर्स को किसकी मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स नहीं, अभी जो वक्त बोर्ड में अभी आप बता रहे थे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज़ ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ये आदमी की फितरत है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। बट हम पढ़े लिखे लोग, जो अक्लमंद लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ये प्रिजुडाइज, ये जो सोचना इस तरीके से गलत बात है। क्योंकि एवरीबडी इज़ ए फिट। अगर फिट नहीं होते तो फिर वो दोबारा कहीं को चुन के आते। क्यों चुन के आते? क्यों उनको बनाया गया? कुछ ना कुछ सुपर क्वालिटी होंगे। आप डिसलाइक करते होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स इज़ ऑलवेज देयर अमंग ह्यूमन बीइंग। अभी ने मैंने बताया कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन हमको तमाम चीज़ों को नदारत करके, बाजू रख के हम आगे सोचना है। अभी जितने भी मेंबर्स बने हैं दे आर फिट। कौन बोलता है अनफिट है बोलते? ये मैं नहीं मानना, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। जो भी है, मैं तो फिर अनवर साहब कहीं कुछ जीत के आते नहीं। इल्ज़ाम थे को क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम देखिए फैब्रिकेट, आप किसी को भी इल्ज़ाम दे सकते हैं। जो जिम्मेदार शख्स अपनी चेयर पे बैठता है वो अपने जिम्मेदारी के साथ करता है। अब उसको डिग्रेड करने के लिए कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई फैब्रिकेट करते हैं, तो वो अलग बात। तो दैट शुड नॉट हैपन। मैं बता रहा हूँ ऑल आर फिट। उसमें कोई भी बनो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, खुशामदीद करेंगे, वेलकम करेंगे। ये तमाम लोग भी, जितनी भी जनता है, कौम है, समझिए, और जो भी बनेंगे, और नॉन माइनॉरिटीज़ को भी, नॉन माइनॉरिटी के लीडरान को भी, नॉन माइनॉरिटी के बुज़ुर्गों को भी आप चंद चीज़ें पूछ कर करने से हमारे औक़ाफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत होगी। देखिए, जिस तरह से हम औक़ाफ़ के जायदादों को प्रोटेक्ट करते हैं, कल हमारी ड्यूटी है, इंडोमेंट का भी है, मुजराए की भी लैंड्स है, टेम्पलों के भी लैंड्स हैं, तो उसको भी हम इनक्रोच करने किसी को नहीं देना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी मैंने इनक्रोच करने नहीं दिया, चाहे वो मुजराए की लैंड हो, चाहे टेम्पल्स की हो, चाहे औक़ाफ़ की हो, मैं करने नहीं दिया, नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब गरीब लोग इधर उधर थोड़े सो
फंसे हुए हैं। अब हम वी कैनॉट डू एनीथिंग टू देम, जब तक उनको कोई इंतज़ाम करके ही उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है।